देखा students, your next lesson is in prose is The Ant and the Grasshopper. This is your third lesson and this is written by W.S. Mom. स्पेलिंग ध्यान से देखिए, मॉम है W.S. मॉम और इनका पूरा नाम है विलियम समरसेट मॉम। ये स्टोरी, ये जो एंट एंड द ग्रासहॉपर ये लेसन है, ये एक स्टोरी है जिसको ये फर्स्ट फॉर्म में यानी मैं आई कह कह करके इन्होंने इसको लिखा है। और ये एक नॉवलिस्ट भी रहे हैं, ड्रामेटिस्ट भी रहे हैं, बहुत कुछ रहे हैं। और इन्होंने इनके अंदर मनुष्य के विभिन्न परिस्थितियों में मनुष्य कैसे व्यवहार करता है, इसको बहुत गहराई से इनकी पकड़ रही है इस बात पर। दैट मीन्स ही हैड अ ग्रेट इंसाइट इनटू द ह्यूमन नेचर। और ये जो आपका लेसन है, अब हम लेसन पे बात करें, ऑथर पे हो गया। अगर हम लेसन में बात करें तो एंट एंड द ग्रासहॉपर ये एक कहानी है जो ला फोंटेन एक फ्रेंच फेबल राइटर थे। फेबल मतलब जो बच्चों की कहानियाँ, शिक्षाप्रद कहानियाँ होती हैं उनको कहते हैं। तो फेबल वो उन्होंने लिखा है, बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ बच्चों के लिए। और उस कहानी में से एक कहानी है द एंट एंड द ग्रासहॉपर, यानी चींटी और टिड्डा। ये कहानी वैसे तो ला फोंटेन की है तो दोबारा इसको नहीं कहा जाएगा, पर इसी कहानी पर बेस्ड W.S. मॉम ने कहानी अपनी लिखी है। पहले लेसन 2 हिस्से में है। सबसे पहले बहुत छोटा सा हिस्सा है जिसमें ला फोंटेन की कहानी और बचपन में उन्होंने उस कहानी से क्या सीखा, क्या समझा, ये है। और दूसरे हिस्से में लेसन में 2 भाइयों की कहानी है जिसको लेखक हमें सुनाएंगे। और वो कहानी है जॉर्ज रामसे और टॉम रामसे की। जॉर्ज रामसे एंड टॉम रामसे, इनमें से एक यहाँ चींटी की तरह है और दूसरा यहाँ पे टिड्डे की तरह है, एक भाई। और दोनों भाइयों में कितना बड़ा फ़र्क है उसी के द्वारा ये बताएंगे कि ह्यूमन नेचर क्या होता है। ठीक है, नाउ कम टू द लेसन। सी, व्हेन आई वॉज अ वेरी स्मॉल बॉय, देखो मिला, व्हेन आई वॉज अ वेरी स्मॉल बॉय I was made to learn by heart certain of the fables of La Fontaine, and the moral of each was carefully explained to me. Among those I learnt was The Ant and the Grasshopper, which is devised to bring home to the young the useful lesson that in an imperfect world industry is rewarded and giddiness punished. When I was a very small boy, अब इसका देखो, इसमें जब मैं था बहुत छोटा लड़का, तो जब मैं बहुत छोटा सा लड़का था, I was made, तो मुझे पढ़ाया, मुझे बनाया गया, मतलब पढ़ना नहीं चाहता हूँ लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ता है ना। तो मुझे पढ़ाया गया, बनाया गया, टू लर्न बाय हार्ट, बिल्कुल रटा दिया गया, बाय हार्ट लर्न कराया गया। सर्टन ऑफ द फेबल्स ऑफ ला फोंटेन, ला फोंटेन की कुछ सर्टेन फेबल्स को। तो जब मैं छोटा बच्चा था मुझे ला फोंटेन की कुछ कहानियों को, कुछ फेबल्स को, शिक्षाप्रद कहानियों को मुझे याद कराया गया। एंड द मॉरल ऑफ ईच, और प्रत्येक का मॉरल, ईच का मॉरल, और प्रत्येक कहानी का जो मॉरल है, जो शिक्षा है, वॉज केयरफुली एक्सप्लेन टू मी, वो बहुत ही केयरफुली, बड़ी सावधानी के साथ मुझे एक्सप्लेन करके बताया गया। तो सारे कहानियों में, ला फोंटेन की सारी कहानियों को बड़े मुझे कायदे से और बहुत ध्यान से उसको समझाया गया कि देखो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, उस कहानी से ये शिक्षा, ये सब है।
अमंग दोज आई लर्नड, उनमें से जो मैंने लर्न करी, वॉज द एंट एंड द ग्रास हॉपर, वो थी एंट एंड द ग्रास हॉपर, उसको मैंने लर्न किया इस कहानी को। विच इज़ डिवाइज्ड टू ब्रिंग होम टू द यंग, इस कहानी को ऐसा डिवाइस किया गया है, डिवाइस मतलब होता है ये मैकेनिकल वर्ड होगा, मशीन से संबंधित होगा, लेकिन इसमें है कि इस कहानी को इस प्रकार से बनाया गया है, प्लान किया गया है, टू ब्रिंग होम, ताकि टू ब्रिंग होम, ताकि ब्रिंग होम का मतलब घर लाना, घर लाना मतलब दिमाग में लाना, ताकि बच्चों को दिमाग में उनके लाया जा सके, समझाया जा सके, अर्थ है समझाना, बच्चों को समझाया जा सके, टू द यंग यानी यंग बच्चों को समझाया जा सके। द यूज़फुल लेसन, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन, दैट इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड, कि इस इम्परफेक्ट वर्ल्ड में, इस अपूर्ण संसार में, यानी यहाँ कोई भी संपूर्ण नहीं है, न मनुष्य, न पेड़ पौधे, न जानवर, कुछ भी, तो इस अपूर्ण संसार में जहाँ सब कुछ कोई भी चीज़ संपूर्ण नहीं है, वहाँ इंडस्ट्री इज़ रिवॉर्डेड एंड गिडनेस पनिश्ड, वहाँ मेहनत का फल मिलता है, इंडस्ट्री यानी मेहनत, और गिडनेस यानी आलसीपन, निकम्मेपन पे सज़ा मिलती है। तो ये एक, इस कहानी से क्या शिक्षा मिली थी कि इंडस्ट्री इज़ रिवॉर्डेड एंड गिडनेस इज़ पनिश्ड। इसको खूब अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये आपको बार बार कहीं ना कहीं आंसर में ये पूरा यूज़ करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा। नाउ come to the next part. In this admirable fable, bracket में, I apologize for telling something which everyone is politely but inexactly supposed to know. The ant spends a laborious summer gathering its winter store, while the grasshopper sits on a blade of grass singing to the sun. Winter comes and the ant is comfortably provided for. But the grasshopper has an empty larder. He goes to the ant and begs for a little food. Then the ant gives him her classic answer. What were you doing in the summertime? Saving your presence. I sang all day, all night. You sang? Why? Then go and dance. अब इसमें देखिए ऊपर से, इन दिस एडमिरेबल फेबल, इस एडमिरेबल फेबल में, इस अच्छी कहानी में, प्रशंसनीय कहानी में, अब ब्रैकेट में जो लिखा है उसमें राइटर जो है वो आई अपोलोजाइज, मैं क्षमा चाहता हूँ, फॉर टेलिंग समथिंग, कुछ ऐसा बताने के लिए, विच एवरीवन इज़ पोलाइटली, बट एग्जैक्टली अभी छोड़ दो क्योंकि ये अलग से लिखा है, विच एवरीवन इज़ पोलाइटली सपोज टू नो, तो मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ कुछ ऐसा बताने के लिए, फॉर टेलिंग समथिंग विच एवरीवन, जो सभी को, पोलाइटली नम्रतापूर्वक, विनम्रतापूर्वक, सपोज टू नो जानना चाहिए। तो यानी इस कहानी का जो शिक्षा है, जो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ, वो इस प्रशंसनीय कहानी में मैं कुछ ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो पूरी दुनिया को पता है, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ। आई अपोलोजाइज फॉर टेलिंग समथिंग, मैं क्षमा मांगता हूँ कुछ ऐसा बताने के लिए जो सभी को जानना चाहिए, बट इन एग्जैक्टली, अब बीच में क्या लिखा है, इन एग्जैक्टली, लेकिन गलत रूप में। तो यानी इसी कहानी को मैं फिर से बता रहा हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप सब गलत रूप से जानते हैं। द एंट स्पेंड्स अ लेबोरियस समर, वैसे इस ब्रैकेट का अर्थ ये है कि मतलब मैं फिर वही कहानी सुनाने जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग उस कहानी को गलत समझते हैं। द एंट स्पेंड्स अ लेबोरियस समर, चींटी लेबोरियस समर स्पेंड करती है, यानी बड़ी मेहनत से गर्मी के दिनों में बड़ी मेहनत करती है,
अपना पूरा समय जो है इसी में बिताती है, गैदरिंग, इकट्ठा करने में। इट्स विंटर स्टोर, अपना जाड़े का भंडार। तो चींटी जो है वो गर्मी भर इकट्ठा करने में पूरा अपना समर स्पेंड कर देती है, सिर्फ अपना भंडार भरने में, यानी गर्मी को वो इंजॉय नहीं करती है। वाइल द ग्रास हॉपर सिट्स ऑन अ ब्लेड ऑफ ग्रास, जबकि टिड्डा जो है वो घास के एक ब्लेड पर, अ ब्लेड ऑफ ग्रास, घास के एक तिनके पे बैठ करके, सिंगिंग टू द सन, धूप की तरफ मुंह करके गाना गाता रहता है गर्मी भर। विंटर कम्स एंड द एंट इज कंफर्टेबली प्रोवाइडेड फॉर, जाड़ा आता है एंड, और चींटी जो है वो कंफर्टेबली प्रोवाइडेड फॉर रहती है, यानी चींटी के पास प्रोविज़न है, उसके पास सामान रहता है। तो चींटी जो है बड़े आराम से प्रोवाइडेड रहती है, उसके पास सामान भरा रहता है। बट द ग्रास हॉपर हैज़ एन एम्प्टी लार्डर, लेकिन ग्रास हॉपर का लार्डर एम्प्टी रहता है। टिड्डे का भंडार, लार्डर माने भंडार घर, जहाँ खाना रखने का कमरा, वो एम्प्टी रहता है, खाली रहता है। अब खाली रहता है तो भूखा मरने लगता है ना, ये लिखा नहीं है, देखो लेसन में। ही गोज़ टू द आंट, वो आंट के पास जाता है, चींटी के पास जाता है, एंड बेग्स फॉर अ लिटिल फूड, और जा कर के वहाँ थोड़ा खाना मांगता है, बेग करता है। तो ही बेग्स फॉर अ लिटिल फूड, देन तब द एंट गिव्स हिम हर क्लासिक आंसर, तब जब वो खाना मांगता है तब चींटी उसको अपना क्लासिक आंसर देती है, क्लासिक जवाब देती है। क्लासिक जवाब मतलब जो ओल्ड है, जो फेमस है, जो एक्सेप्टेबल है, और जो बरसों से चला आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। यानी ये कहानी जो सदियों से चली आ रही है, और इसमें जो चींटी का जवाब था वो जवाब मिलता है। तो लेखक हमें पुरानी ही बातें बता रहा है, पुरानी कहानी सुना रहा है। कह रहा है व्हाट वर, अब ये चींटी ने क्या कहा, देखो लेसन में, व्हाट वर यू डूइंग इन द समर टाइम, व्हाट वर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे थे, इन द समर टाइम, समर टाइम में, गर्मी के दिनों में तुम क्या कर रहे थे। सेविंग योर प्रेजेंस आई सैंग ऑल डे ऑल नाइट। सेविंग योर प्रेजेंस ये एक तरह से सैल्यूटेशन है, मतलब एक तरीके से सम्मान में बोला जाता है, जैसे योर मैजेस्टी, माय लॉर्ड, है ना, उसी तरह यहाँ पर है। तो सेविंग योर प्रेजेंस, आई सैंग ऑल डे ऑल नाइट, मैं गाता रहा, पूरा दिन गाया और पूरी रात गाता ही रहा। यू सैंग, अब चींटी का क्लासिक आंसर ये तीसरी लाइन है। यू सैंग, देखो तुम गाते रहे, वाई, देन गो एंड डांस, क्यों, तो अब जाओ डांस करो। तो चींटी ने उसको क्लासिक जवाब क्या दिया, वो जो प्रसिद्ध है जवाब, वो क्या था, जाओ अब नाचो। आई डू नॉट, अब लेसन में फिर से देखिए नेक्स्ट, I do not ascribe it to perversity on my part, but rather in the inconsequence of childhood, इसको बुक में पढ़ते रहिएगा, यहाँ पे बहुत छोटा है, but rather to the inconsequence of childhood which is deficient in moral sense, that I could never quite reconcile myself to the lesson. My sympathies were with the grasshopper, and for some time I never saw an ant without putting my foot on it. In this summary, bracket में फिर लिखा है, and as I have discovered since entirely human, bracket closed, fashion, I sought to express my disapproval of prudence and common sense. तो I do not ascribe it to perversity on my part. ये जो यहाँ पे अब लाइनें आप देखेंगे ये थोड़ा सा ट्विस्टिंग टाइप की हैं, लेकिन इसका अर्थ समझना मतलब बहुत लंबा चला गया है, पर फिर भी आप समझने की कोशिश करिएगा, हम तोड़ तोड़ के समझाएंगे। आई डू नॉट एस्क्राइब इट टू पर्वर्सिटी, मैं इसको
एट्रीब्यूट, मैं मतलब इसका कारण ये नहीं है कि मैं परवर्स हो गया, परवर्सिटी थी ऑन माई पार्ट, मेरी तरफ से, मेरे हिस्से से। तो मेरी तरफ से ये कोई परवर्सिटी यानी हठधर्मी था, हठी, तो मैं कोई हठी नहीं था। इसको नहीं कहना चाहिए कि ये मेरे हठ के कारण हुआ, ठीक है। एस्क्राइब इट टू परवर्सिटी, एस्क्राइब मतलब होता है एट्रीब्यूट, गुण। तो ये मेरे हठी होने के गुण की वजह से नहीं था, नहीं समझना चाहिए, बट रैदर टू द इनकॉन्सिक्वेंस ऑफ चाइल्डहुड। लेकिन इसको ये मानना चाहिए कि ये इनकॉन्सिक्वेंस ऑफ चाइल्डहुड था, ये बचपन का बचपना था, ठीक है। बचपन, चाइल्डहुड, इनकॉन्सिक्वेंस यानी बचपना, जब बुद्धि कम होती है, इलॉजिकल रीजनिंग सही नहीं रहती है, दिमाग में तर्क वितर्क सही नहीं होता है ना, नासमझी। तो इसको कहना चाहिए कि बचपन का मेरी नासमझी थी, विच इज़ डेफिशिएंट इन मॉरल सेंस, जो कि इसलिए थी क्योंकि मेरे अंदर मॉरल सेंस की डेफिशिएंसी थी, कमी थी। तो मेरे अंदर नैतिक गुणों की थोड़ी, नैतिक सेंस की थोड़ी कमी थी, और इस वजह से मेरे बचपने की नासमझी की वजह से दैट, आगे देखो, दैट आई कुड नेवर रिकनसाइल माई सेल्फ टू द लेसन, कि मैं अपने आप को कभी इस लेसन से, किस लेसन से, कि गिडन, हाँ, इंडस्ट्री इज़ रिवॉर्डेड एंड गिडनेस इज़ पनिश्ड, इस शिक्षा से, इस लेसन से मैं अपने आप को कभी रिकनसाइल नहीं कर सका, बिल्कुल रिकनसाइल नहीं कर सका। रिकनसाइल मतलब अपने आप को उसके साथ सहमत होना, या तो मैं इस लेसन को कभी मान नहीं सका। माई सिंपथीज, क्योंकि बचपन का बचपना था, इसलिए मैंने इस चीज़ को कभी नहीं माना। मैंने सोचा, यानी लेखक जब बचपन में ये सोचता था कि चींटी को खाना दे देना चाहिए था, टिड्डे को। माई सिंपथीज वेयर विद द ग्रास हॉपर, मेरी सारी सहानुभूति किसके साथ थी, टिड्डे के साथ। सिंपथीज मतलब सहानुभूति, तो मेरी सहानुभूति टिड्डे के साथ थी, ग्रास हॉपर के साथ। एंड फॉर सम टाइम, और कुछ समय तक, आई नेवर सॉ एन एंट, मैंने कोई ऐसी चींटी नहीं देखी, विदाउट पुटिंग माई फूट ऑन इट, जिसके ऊपर मैंने अपना फूट, अपना पैर नहीं रख दिया। तो मतलब कि लेखक जो है, राइटर वॉज एंग्री विद द एंट, and so and he was angry, but he was so angry that he, whenever he saw an ant, he used to put his foot on it. तो वो जब भी कोई एंट देखता था, उसके ऊपर अपना पैर से उसको कुचल देता था। इन दिस समरी, इस समरी में, और ब्रैकेट में लिखा है, एंड एज आई हैव डिस्कवर्ड सिंस एंटायरली ह्यूमन, और तब से मैंने ये पाया है कि ये बिल्कुल इंसान ऐसा ही करते हैं, ये इंसानी फितरत है। अब इसमें अगर हम इस लाइन को छोड़ दें, ब्रैकेट को, तो इस सेंटेंस को अब समझिए। इन दिस समरी फैशन आई सॉट टू एक्सप्रेस माई डिसअप्रूवल ऑफ प्रूडेंस एंड कॉमन सेंस, और इस प्रकार से मैं चींटी को कुचल कुचल के, ये जो मैं समरी के रूप में मैंने पूरी कहानी सुनाई कि मतलब चींटी ने क्या कहा, टिड्डे ने क्या कहा, और फिर उसके बाद जो मैं उसके ऊपर पैर रख रहा हूँ, यहाँ तक की कहानी में, इस समरी को के मतलब इस संक्षिप्त रूप में, समरी फैशन में, आई सॉट टू एक्सप्रेस, मैं सॉट टू यानी दिखा रहा हूँ, टू एक्सप्रेस अपने आप को भाव दिखा रहा हूँ, माई डिसअप्रूवल ऑफ प्रूडेंस एंड कॉमन सेंस, मैं प्रूडेंस यानी जो बड़ी बुद्धिमानी की बातें होती हैं, और कॉमन सेंस, और जो एक सहज बुद्धि, चाहे कोई आदमी पढ़ा लिखा ना भी हो, पर उसके अंदर एक सहज बुद्धि होती है कि वो सांप देख के डर जाएगा, बचने की कोशिश करेगा। तो जो एक कॉमन सेंस है और प्रूडेंस, जो बुद्धिमानी, दिमाग में जो बुद्धि है, उससे मैं डिसअप्रूव करता हूँ, उससे मैं सहमत नहीं होता हूँ, और ये मेरा असहमति का जो भाव है, इसको मैं दिखा रहा हूँ, किस तरीके से, चींटी को कुचल कुचल के। अब ये कहानी, मैंने कहा ये लेसन आपका 2 हिस्से में है, एक हिस्सा आपका ख़त्म हो गया, जहाँ आपने एंट एंड द ग्रास हॉपर की पुरानी कहानी को सुना। अब इसके आगे सुनिए कि जॉर्ज और टॉम रामसे की कहानी। पर इस कहानी में कहानी बहुत थोड़ी सी है, जहाँ
लेखक जो है जॉर्ज रामसे से मिलेगा और टॉम रामसे के बारे में जानेगा और फिर उसके बाद बहुत हंसेगा। सिर्फ इतनी कहानी है, लेकिन इसमें फ्लैशबैक बहुत ज़्यादा है जिसमें टॉम के पूरा जीवन बताया जाएगा और जॉर्ज का पूरा जीवन बताया जाएगा। तो आइए देखें उसमें। आई कुड नॉट हेल्प थिंकिंग ऑफ दिस फेबल। मैं कुड नॉट हेल्प थिंकिंग का मतलब होता है कि सोचे बिना नहीं रह सका, यानी सोचने में मदद कर सकता था। आई कुड नॉट हेल्प थिंकिंग, तो मैं सोचे बिना विचारे बिना नहीं रह सका ऑफ दिस फेबल, इस कहानी के बारे में। व्हेन द अदर डे, जब एक दिन, आई सॉ जॉर्ज रामसे, जब मैंने देखा जॉर्ज रामसे एक भाई है, टॉम रामसे एक भाई है, जॉर्ज रामसे को देखा लंचिंग बाय हिमसेल्फ, स्वयं अपने आप में ही लंच करते हुए, इन अ रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट में। ये रेस्टोरेंट नहीं होता है, ये रेस्टोरेंट ही होता है, इसकी स्पेलिंग सभी लोग गलत पढ़ते हैं। I never saw anyone wear an expression of such deep gloom. मैंने नहीं देखा था, saw anyone, किसी को भी नहीं कभी, wear an expression, ओढ़े पहने हुए, an expression, ऐसा भाव, of such deep gloom, इतना deep gloom का, इतनी गहरी निराशा का। तो इतनी गहरी निराशा का भाव ओढ़े हुए किसी के चेहरे पर मैंने आज तक नहीं देखा था। कौन इतनी गहरी निराशा में है? जॉर्ज रामसे। ही वॉज स्टेयरिंग इन टू स्पेस, वो शून्य, वह स्पेस की तरफ घूर रहा था, यानी शून्य में निहार रहा था, यानी बिल्कुल वो हर चीज़ से एकदम ऑब्लिवियस हो गया था, यानी उसको अगल बगल का कुछ नहीं पता था। He looked as though the burden of the whole world sat on his shoulders. He looked, वो ऐसा दिखाई पड़ रहा था, as though, जैसे कि the burden of the whole world, कि पूरे whole world का burden sat on his shoulders, उसके कंधे पर sat, बैठा हो। लेकिन ये इस तरीके से सेंटेंस नहीं कहेंगे, ये सेंटेंस जो है बिल्कुल टूट फूट जाएगा इस तरह। इसको आप कहिए कि वो ऐसा दिखाई पड़ रहा था जैसे कि पूरी दुनिया का बोझ उसके कंधे पर पड़ा हुआ है। आई वॉज सॉरी फॉर हिम, मैं उसके लिए बड़ा सॉरी हुआ, बड़ा दुखी हुआ। आई सस्पेक्टेड एट वंस, मैंने सस्पेक्ट किया तुरंत ही, एट वंस, सस्पेक्ट मतलब संदेह, मैंने तुरंत संदेह किया, दैट हिज अनफॉर्चुनेट ब्रदर, कि उसका अनफॉर्चुनेट ब्रदर, फॉर्चुनेट मतलब सौभाग्यशाली, अनफॉर्चुनेट यानी अभागा, लेकिन यहाँ पे ये भी नहीं है, इसका मतलब है उसका नालायक भाई, कि मैंने तुरंत संदेह किया कि उसका नालायक भाई हैड बीन कॉजिंग ट्रबल अगेन, वह ट्रबल, फिर से, ट्रबल यानी मुसीबत का कारण बना हुआ है फिर से। तो मैंने तुरंत संदेह किया कि ज़रूर उसका वो नालायक भाई, अभागा भाई, उसकी मुसीबत का कारण फिर से बना हुआ है। आई वेंट अप टू हिम, मैं उसके, वेंट माने जाना, अप टू हिम उसके पास तक, मैं उसके पास तक गया, एंड हेल्ड आउट माई हैंड, और मैंने अपना हाथ हेल्ड आउट किया, बाहर निकाला, यानी हैंड शेक करने के लिए अपना हाथ आगे किया। अब देखो इसमें डायलॉग हैं 1 2 3 4 5। हाउ आर यू, आई आस्क्ड, मैंने पूछा। अब देखो आई आस्क्ड, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा होगा, उसमें आई आस्क्ड पहले लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पे अगर पीछे लिखा है तो ये लिखने की स्टाइल है, आपको सब इसको भी लेके चलना पड़ेगा। हाउ आर यू, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कैसे हो, यानी हाथ बढ़ाते हुए मैंने पूछा हाउ आर यू, कैसे हो। आई एम नॉट इन हिलेरियस स्पिरिट्स, ही आंसर्ड, जॉर्ज है तो कह रहा है ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, मैं इस समय खुशहाली के मूड में नहीं हूँ, हिलेरियस स्पिरिट्स में नहीं हूँ। अब दोनों दोस्त हैं, लेखक और जॉर्ज, दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो इसमें कोई रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट कुछ नहीं है, और सीधे कह रहे हैं इज़ इट टॉम अगेन, क्या ये फिर से टॉम है।
इसका अर्थ है क्या तुम्हारी जो परेशानी है वो तुम्हारे भाई टॉम के कारण है। लेकिन कितना छोटा सेंटेंस, इज़ इट टॉम अगेन, क्या ये फिर से टॉम है। ही साइड, उसने साइड माने होता है गहरी सांस लेना, और वो भी पास्ट टेंस, साइड। उसने गहरी सांस ली और कहा यस, हाँ, इट्स टॉम अगेन, ये फिर से टॉम है। देखिए, वाई डोंट यू चक हिम, यू हैव डन एवरीथिंग इन द वर्ल्ड फॉर हिम। वाई डोंट यू चक हिम, राइटर क्या कह रहा है, क्यों नहीं तुम उसको चक करते। चक मतलब छोड़ देते, क्यों नहीं तुम उसको छोड़ देते। यू हैव डन एवरीथिंग इन द वर्ल्ड फॉर हिम, तुमने, यू हैव डन, तुमने उसके लिए सब कुछ, यू हैव डन एवरीथिंग इन द वर्ल्ड फॉर हिम, तुमने उसके लिए सब कुछ इस संसार में किया। यू मस्ट नो बाई नाउ दैट ही इज़ क्वाइट होपलेस। यू मस्ट नो बाई नाउ, तुम्हें जान लेना चाहिए, मस्ट नो, जानना चाहिए, बाई नाउ, अब तक, दैट ही इज़ क्वाइट होपलेस, कि वो बिल्कुल होपलेस है, कि वो बिल्कुल बेकार है, उससे कोई आशा नहीं है। तो अब तक तुम्हें तो जान लेना चाहिए कि उससे कोई आशा नहीं है। वास्तव में क्या है कि टॉम एक बहुत ही निकम्मा आदमी था, दूसरों से उधार मांगता था, अपने भाई से उधार मांग करके अपनी ज़िंदगी चला रहा था, और ऊपर से ये भी नहीं कि ज़िंदगी चला रहा था, मज़े में, विलासिता में गुजार रहा था। उसको जो है हमेशा अच्छा खाना पीने को चाहिए, अच्छी जगह घूमने को चाहिए रहता था, पर वो कमाना नहीं चाहता था, मेहनत नहीं करना चाहता था, बिल्कुल टिड्डे की तरह। तो अब यहाँ राइटर ने इतनी बात कही, और लास्ट में हम इस बात के आगे की बात एकदम लास्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि वहीं पे ये कहानी ह्यूमरस है और थोड़ा सा मनुष्यों के गुण को भी दिखाती है। आई सपोज एवरी फैमिली हैज़ अ ब्लैक शीप। देखो, मैं सपोज करता हूँ, मानता हूँ, एवरी फैमिली, हर फैमिली में, हैज़ अ सब ब्लैक शिप, हर फैमिली में एक काली भेड़ होती है, मतलब हर फैमिली में एक बेकार आदमी होता ही है जो कुछ नहीं करता धरता। टॉम हैड बीन अ सोर ट्रायल टू हिम, ब्लैक शीप आपको सेंटेंस बनाने के लिए आ सकता है। टॉम हैड बीन अ सोर ट्रायल टू हिम फॉर 20 years। टॉम जो हैड बीन, रहा था, अ सोर ट्रायल, एक नासूर की तरह, टू हिम, उसको, उसके लिए, किसके लिए, जॉर्ज के लिए, फॉर 20 years, 20 साल से। तो टॉम जॉर्ज के लिए 20 साल से एक सोर ट्रायल, सोर ट्रायल मतलब बिल्कुल एक नासूर की तरह, उसके एक ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई चोट जो ठीक ही नहीं हो रही हो, तो वो एक उसके लिए ऐसी चोट बन गया था। ही हैड बिगन लाइफ डिसेंटली इनफ, उसने अपने जीवन को बिगिन किया था डिसेंटली, काफ़ी अच्छे से, डिसेंट वे में, सम्मानजनक तरीके से उसने अपने जीवन की शुरुआत की थी। ही वेंट इनटू बिजनेस, उसने बिजनेस किया, किसने, टॉम ने। तो टॉम ने अपना जीवन जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने अपना जीवन कायदे से शुरू किया था। ही वेंट इनटू बिजनेस, उसने व्यवसाय किया, मैरिड, शादी करी, एंड हैड 2 children, और उसके 2 बच्चे हुए। द रामसेज वे आर परफेक्टली रिस्पेक्टेबल पीपल। तो रामसेज यानी टॉम रामसे, जॉर्ज रामसे, इनके पिताजी और इनके ग्रेट ग्रैंडफादर, ये सभी लोग रिस्पेक्टेबल, परफेक्टली रिस्पेक्टेबल पीपल थे, समाज में बिल्कुल सम्मानित लोग थे। एंड देयर वॉज एवरी रीज़न, और पूरा कारण था, टू सपोज, ये मान लेने का, दैट टॉम रामसे वुड हैव अ यूज़फुल एंड ऑनरेबल कैरियर, कि टॉम रामसे भी एक यूज़फुल और ऑनरेबल कैरियर को अपनाएगा, भी आगे रखेगा, यानी वो भी एक कोई सम्मानजनक काम करेगा और ढंग का काम करेगा। बट वन डे, लेकिन एक दिन, विदाउट वार्निंग, बिना कोई वार्निंग के, चेतावनी के, यानी बिना पहले से किसी को कुछ पता लगे हुए, ही अनाउंस्ड, उसने अनाउंसमेंट कर दिया,
टॉम ने दैट ही डिडंट लाइक वर्क, कि उसको काम करना अच्छा नहीं लगता, एंड दैट ही वॉजंट सूटेड फॉर मैरिज, और ये कि उसको ये शादी भी सूट नहीं कर रही है, पसंद नहीं है। ही वॉन्टेड टू इन्जॉय हिमसेल्फ, वो अपने आप में इन्जॉय करना चाहता है। ही वॉन्टेड टू इन्जॉय हिमसेल्फ। ही वुड लिसन टू नो एक्सपोस्टुलेशंस, और वो पीछे से किसी की कोई भी तर्क वितर्क कुछ सुनना नहीं चाहता है। मतलब जो उसने ये बात कह दी, अब पीछे से समझाना नहीं है, तो पीछे से उसको कोई भी तर्क वितर्क नहीं सुनना है। नो एक्सपेक्युलेशंस। ही लेफ्ट हिज वाइफ एंड हिज ऑफिस, उसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया, अपना ऑफिस छोड़ दिया। ही हैड अ लिटिल मनी, उसके पास थोड़ा सा पैसा था। एंड ही स्पेंट 2 हैप्पी ईयर्स इन द वेरियस कैपिटल्स ऑफ यूरोप, और उसके पास लिटिल मनी था, और उसने स्पेंड किया, उसने व्यतीत किया 2 हैप्पी ईयर्स, 2 खूब खुशहाली भरे साल उसने व्यतीत किए यूरोप की विभिन्न राजधानियों में, यानी विभिन्न देशों की विभिन्न राजधानियों में वो घूमता रहा। रूमर्स ऑफ हिज डूइंग्स रीच्ड हिज रिलेशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। उसकी डूइंग्स की, उसकी करनी की जो रूमर्स थी, अफवाहें, वो क्या क्या कर रहा है वहाँ पे, रीच्ड हिज रिलेशंस, ये सब उसके रिश्तेदारों के पास पहुँचती रहीं फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर। तो समय समय पर वो उन राजधानियों में क्या क्या कर रहा है, इन सब चीज़ों की अफवाह, इन सब कारस्तानियों की अफवाहें सब लोगों तक पहुंचती रहीं, रिश्तेदारों तक। एंड दे वर प्रोफाउंडली शॉक्ड, और वो लोग बहुत ज़्यादा डीपली, बहुत बुरी तरह से शॉक्ड हो जाते थे जब सुनते थे कि उसने ये किया। ही सर्टेनली हैड अ वेरी गुड टाइम, लेकिन उसका निश्चित रूप से सर्टेन था कि उसका समय बड़ा अच्छा कट रहा था। अब वो चाहे जो कर रहा हो, लोग उसके बारे में कुछ सोच सोच के हैरान परेशान हो रहे हों, लेकिन उसका बड़े मज़े से समय बीत रहा था। दे शुक देयर हेड्स, दे यानी रिश्तेदार लोग अपना सर हिलाते थे, शुक करते थे, शेक करते थे। एंड आस्क्ड, और कहते थे, यहाँ पे पूछना नहीं कहना है, what would happen when his money was spent, और कहते थे क्या होगा, what would happen यानी कोई घटना हो गया, होना, कुछ होना, तो क्या होगा when his money was spent, जब उसका पैसा खत्म हो जाएगा, चुक जाएगा, है ना, इस तरह कहते हैं। तो जब उसका पैसा खत्म हो जाएगा तब क्या होगा। दे सून फाउंड आउट, उन्हें जल्द ही पता चल गया। ही बोरोड, देखो कितना छोटा सा सेंटेंस, उसने उधार मांगना शुरू कर दिया। जब उसका पैसा ख़त्म हो गया तो उसने क्या किया, उधार मांगना शुरू कर दिया। बोरो यानी लेंड करना, मांगना। ही वॉज चार्मिंग एंड अनस्क्रूपलस, वो बहुत ही आकर्षक था, एंड अनस्क्रूपलस था, और निसंकोची था। जिससे पैसा मांगना उसके पास पहुंच जाता था, तो बेशर्म टाइप का आदमी था, तो इसलिए उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। पैसा नहीं है तो जहाँ से पैसा मिल सकेगा वहाँ पे जाके मांग लेगा। आई हैव नेवर मेट एनी वन, अब राइटर उसके बारे में एक टिप्पणी कर रहा है। आई हैव नेवर मेट एनी वन टू whom it was more difficult to refuse a loan। आप इस सेंटेंस को, बड़ा ट्विस्टिंग सेंटेंस है। मैं आज तक, आई हैव नेवर, मैं कभी नहीं, मेट एनी वन, मिला किसी से, टू whom, जिसको कि, इट वॉज मोर डिफ़िकल्ट, जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा कठिनाई की बात हो, टू रेफ्यूज़ अ लोन, कि उसको लोन रेफ्यूज़ किया जा सके, उसको ऋण देने से इनकार किया जा सके। तो आज तक मुझे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला जिसको ऋण देते वक्त मुझे इतनी कठिनाई, इनकार करने में मुझे इतनी मुसीबत होती हो। तो यानी वास्तव में ये हर आदमी को जो इससे मांगने आता होगा लेखक से, उसको बड़ी आसानी से इनकार कर देता होगा, लेकिन टॉम ऐसा आदमी था जिसको ये कभी इनकार भी नहीं कर सका, क्योंकि वो इतने स्टाइल से लोन ही मांगता होगा। ही मेड अ स्टडी इनकम,
यानी वो बोलने में इतना स्मार्ट था कि इसको राइटर भी उसको जब तब लोन दे ही देता था और इनकार भी नहीं कर पाता था। ही मेड अ स्टडी इनकम, उसने एक स्टडी इनकम बना रखी थी फ्रॉम हिज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों द्वारा, दोस्तों से। तो उसने अपने दोस्तों से एक लगातार इनकम बना रखी थी, यानी उधार मांग मांग के। एंड ही मेड फ्रेंड्स ईजली, और वो दोस्त भी बड़ी आसानी से बना देता था। तो ईजी इनकम फ्रॉम फ्रेंड्स एंड ईजी फ्रेंड्स मेड, और उसने जो है फ्रेंड्स भी बड़ी आसानी से ईजिली बना लिया। बट ही ऑलवेज सेड, लेकिन वो हमेशा कहा करता था, कौन? टॉम, दैट द मनी यू स्पेंट ऑन नेसेसिटीज़, कि पैसा जो तुम स्पेंड करते हो, खर्च करते हो ऑन नेसेसिटीज़, अपनी आवश्यकताओं पर, दाल रोटी खर्चा, रोटी है ना, सामान, सब्जी, इन सब चीज़ों पे जो खर्चा होता है, जो आवश्यकताओं पे, रोज़ की आवश्यकताओं पे जो खर्च होता है, वॉज बोरिंग, ये बहुत ही बोरिंग काम है। द मनी दैट वॉज अम्यूजिंग टू स्पेंड, और पैसा जो स्पेंड करने में अम्यूजिंग होता है, जो खर्च करने में मज़ा आता है, वॉज द मनी, वो मनी होता है यू स्पेंड ऑन लग्जरीज, जिसको आप विलासिता पे खर्च करते हैं। यानी छोटी मोटी गाड़ी खरीदी, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन BMW खरीदना है ताकि लोग उसे देखें, रास्ते में 4 लोग देखें तो देखें अरे किसकी गाड़ी जा रही है ना। तो ये है कि लग्जरी में खर्च करना है, तब पैसा खर्च करने में मज़ा आता है। अगर उसको रोज़मर्रा की चीज़ों में खर्च करो तो उसमें कोई मज़ा नहीं है। ये टॉम का कहना था, जो कमाता भी नहीं था। तो अब टॉम जो है वो अपनी दुनिया में मगन रहने वाला आदमी है। लेकिन अब यहाँ पे ज़रा सा मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आप देखिए, इस तरीके से मतलब एक आइडियल कंडीशन होती है, ठीक है, एक आदर्श स्थिति होती है, लेकिन यहाँ पे आदर्श स्थिति नहीं है टॉम की ना जॉर्ज की। लेकिन यहाँ पे टॉम जो है, टॉम के जैसे अगर आप अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखना चाहेंगे तो ऐसे लोग आपको दिखाई पड़ते हैं समाज में। ऐसे बहुत सारे लोग असलियत में लोग जैसे दिखते हैं टॉम के जैसे। तो टॉम जो कहता था कि रोज़मर्रा की चीज़ों में पैसा खर्च करने में कोई मज़ा है, पैसा तो विलासिता की चीज़ों को खर्च करने में मज़ा आता है। फॉर दिस, इसके लिए, विलासिता पे खर्च के लिए, फॉर दिस ही डिपेंडेड ऑन हिज ब्रदर जॉर्ज, वो अपने भाई जॉर्ज पे डिपेंड रहता था। यानी पैसा तो कमाने का कोई जरिया है नहीं, तो पैसा कहाँ से मिलेगा? भाई जॉर्ज से। ही डिड नॉट वेस्ट हिज चार्म ऑन हिम, टॉम अपना चार्म, अपना आकर्षण, यानी भाई भाई वाला आकर्षण अपने भाई पर बिल्कुल नहीं वेस्ट करता था। यानी उसका भाई जो है, अपने भाई को अगर मानता है तो वो भाई का पूरा फ़ायदा उठाता था। तो अपने भाई के ऊपर वो अपना आकर्षण बिल्कुल वेस्ट नहीं करता था, बिल्कुल बर्बाद नहीं करता था, पूरा उसकी बेनिफिट लेता था। जॉर्ज वॉज अ सीरियस मैन, वहीं जॉर्ज जो था, उसका भाई जो उससे बड़ा भाई था, वॉज अ सीरियस मैन, वो एक गंभीर आदमी था, धीर गंभीर आदमी था, बड़ा भाई था। एंड इनसेंसिबल टू सच एंटाइसमेंट्स, और वो इनसेंसिबल था। इनसेंसिबल मतलब कि वो इन सब में नहीं फंसता था। टू सच एंटाइसमेंट्स, इन सब एंटाइसमेंट्स, आकर्षित करने वाली चीज़ें, प्रलोभन, कार, बंगला, घड़ी, फैशन के कपड़े, इन सब एंटाइसमेंट्स में जो चीज़ें आपको गलत तरफ खींचती हैं, ऐसी चीज़ों के प्रति वो इनसेंसिबल रहता था। इसके प्रति वो बिल्कुल भी सेंस नहीं दिखाता था। जॉर्ज वॉज रिस्पेक्टेबल। अब लेखक जो है अभी तक टॉम के बारे में कितना बड़ा कैरेक्टर उसने बता दिया है। तो अगर आपको कैरेक्टर स्केच ऑफ टॉम लिखना है तो इसमें पीछे से बहुत कुछ लिखा जाएगा। अब इसके बाद जॉर्ज को देखिए, अभी और भी है टॉम का। जॉर्ज वॉज रिस्पेक्टेबल, जॉर्ज सम्मानित था। वंस और ट्वाइस ही फेल टू टॉम्स प्रोमिसेस ऑफ अमेंडमेंट, 1 या 2 बार
वो टॉम के इस प्रॉमिस में फेल टू मतलब पड़ गया, इस झांसे में आ गया। टॉम के प्रॉमिस में टॉम ने जब उससे वादा किया ऑफ अमेंडमेंट कि मैं अमेंड हो जाऊंगा, चेंज हो जाऊंगा, बदल जाऊंगा, तो 1 या 2 बार वो टॉम के इस वादे में कि मैं बदल जाऊंगा इस झांसे में आ गया एंड गेव हिम कंसिडरेबल सम्स, और उसने काफ़ी कंसिडरेबल सम, पर्याप्त पैसा, इन ऑर्डर, इसलिए दैट ही माइट मेक अ फ्रेश स्टार्ट, कि वो फिर से एक फ्रेश स्टार्ट कर सके, फिर से नया बिजनेस वगैरह शुरू कर सके, नई शुरुआत कर सके। इसके लिए उसने उसको कंसिडरेबल सम दे दिया। तो जब टॉम ने प्रॉमिस किया कि वो बदल जाएगा, बिजनेस करेगा, काम करेगा, कमाएगा, तो इस झांसे में जॉर्ज आ गया और उसने उसको काफ़ी पैसा दे दिया ताकि वो नई शुरुआत कर सके। ऑफ दीज, इनसे, इन पैसों से टॉम बॉट अ मोटर कार, टॉम ने देखो कोई शुरुआत नहीं करी बल्कि क्या खरीदा, एक मोटर कार खरीद ली। एंड सम वेरी नाइस ज्वेलरी, और उसने कुछ अच्छी ज्वेलरी खरीद ली। बताइए इससे बिजनेस होगा? नहीं, वो तो सिर्फ अपने ही लिए विलासता। तो उसने जो है इनसे मोटर कार और ज्वेलरी खरीद ली। बट व्हेन सर्कमस्टांसेस फोर्स्ड, लेकिन जब परिस्थितियों ने जॉर्ज को फोर्स कर दिया, बिल्कुल उसके दबाव में लिया, टू रियलाइज, कि वो इस बात को महसूस कर ले, दैट हिज ब्रदर, कि उसका भाई वुड नेवर सेटल डाउन, कि उसका भाई कभी नहीं सेटल करेगा, कभी नहीं सुधरेगा। ही वॉश्ड हिज हैंड्स ऑफ हिम, तो उसने उससे अपने हाथ धो लिए, वॉश कर लिए अपने हाथ। तो कहने का अर्थ ये है कि जब जॉर्ज ने, जब परिस्थितियों ने जॉर्ज को बिल्कुल पूरी तरह से फोर्स कर दिया कि वो इस बात को रियलाइज़ कर ले कि उसका भाई अब कभी नहीं सुधरेगा, सेटल डाउन नहीं होगा, तो उसने उससे अपने हाथ धो लिए, यानी उससे अपना पीछा छुड़ा लिया। टॉम विदाउट अ काम, टॉम ने बिना कोई काम के, काम मतलब होता है QUALM, यहाँ काम का मतलब बिना हल्ला गुल्ला, बिना पीछे से कोई गुस्सा दिखाए हुए, पीछे से कुछ बोले उले हुए। तो टॉम ने बिना कोई हल्ला गुल्ला मचाए, पीछे से कुछ कि भाई ने पैसा नहीं दिया, बिगैन टू ब्लैकमेल हिम, उसने उसको धीरे से ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। तो भाई ने सीधे हाथ से पैसा नहीं दिया, इसलिए उसने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। इट वॉज नॉट वेरी नाइस, अब राइटर यहाँ हमें कह रहा है कि ये कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं है, वेरी नाइस बात तो नहीं है, फॉर अ रिस्पेक्टेबल लॉयर, लॉयर कौन है? वकील, वकील कौन है? जॉर्ज, कि एक बड़े सम्मानित वकील के लिए ये बड़ी अच्छी बात तो नहीं है, टू फाइंड हिज ब्रदर, कि वो देखे उसका भाई शेकिंग कॉकटेल्स बिहाइंड द बार ऑफ हिज फेवरेट रेस्टोरेंट, कि उसका भाई जो है उसी के फेवरेट रेस्टोरेंट में, जॉर्ज के फेवरेट रेस्टोरेंट में कॉकटेल शेक कर रहा है बार में पीछे, यानी बारटेंडर का काम कर रहा है, नौकर बना हुआ है और कॉकटेल शेक कर रहा है, यानी 2-3 तरीके की शराब को मिला करके फिर उसको अच्छा सा बना करके सबको सेवा कर रहा है। और टू सी हिम, या फिर ये देखे, कोई सम्मानित लॉयर के लिए ये भी अच्छी बात नहीं है कि अपने भाई को या तो इस तरह देखे, वेटिंग ऑन द सीट बॉक्स, देखो यहाँ वेटिंग ऑन द सीट बॉक्स सीट ऑफ टैक्सी आउटसाइड हिज क्लब, कि अपने भाई को वो देखे कि उसी के क्लब के बाहर, जिस क्लब में उस जॉर्ज रोज जाता है, उसी क्लब के बाहर उसका भाई टैक्सी में बॉक्स सीट पर बैठा हो, बॉक्स सीट यानी ड्राइवर वाली सीट पर वेट कर रहा हो। तो ऐसा एक्चुअली ये था कि ये एक सम्मानित वकील के लिए ये बड़ी ख़राब बात होगी कि अपने ही भाई को वो देखे कि भाई तो वकील बन के उस जगह मालिक बन के जा रहा है और वहीं पर उसका भाई नौकर की तरह काम कर रहा है,
या फिर भाई क्लब के बाहर निकल रहा है और वहाँ पे उसका अपना भाई ड्राइवर की तरह काम करता हुआ दिखाई पड़े, तो ये किसी सम्मानित आदमी के लिए अच्छी बात नहीं होती है। और यहाँ अगर हम लोग पढ़ें तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इस तरीके से इसका भाई ब्लैकमेल कर रहा है टॉम। उसको पूरी दुनिया में और कोई क्लब ही नहीं मिला, उसको कोई और पूरी दुनिया में रेस्टोरेंट ही नहीं मिला जहाँ वो अपने भाई को जहाँ काम करना हो। वो जानबूझ करके ऐसी ही जगह गया और ऐसी ही जगह ड्राइवर बन के पहुँचा। देखो आगे, टॉम सेड। अब टॉम क्या कह रहा है? जब उसके भाई ने पूछताछ करी होगी, कहा होगा क्यों ड्राइवर बने हो, तो क्या कह रहा है? टॉम सेड दैट टू सर्व इन अ बार और टू ड्राइव अ टैक्सी वॉज परफेक्टली डिसेंट ऑक्यूपेशन। टॉम ने कहा कि बार में सेवा करना, बार में नौकर बनना और टू ड्राइव अ टैक्सी या टैक्सी को ड्राइव करना वॉज परफेक्टली, ये बिल्कुल डिसेंट जॉब है, बहुत ही सम्मानित व्यवसाय है। बट इफ जॉर्ज could oblige him with a couple of £100, लेकिन अगर जॉर्ज उसको ऊपर oblige करे, उसको कृपा कर दे उसके ऊपर with a couple of £100, 100-200 पाउंड से, he didn't mind for the honor of the family giving it up, तब वो अपने फैमिली के ऑनर के लिए, अपने परिवार के सम्मान के लिए, इज्जत के लिए वो इसको गिव अप कर सकता है, छोड़ सकता है। किन कामों को? ड्राइवर का, बारटेंडर का। जॉर्ज पेड, बहुत ही छोटा सेंटेंस, जॉर्ज ने उसको पैसा दे दिया, पे कर दिया। फिर अब ये कहानी सब फ्लैशबैक में है, सब पीछे चल रही है। हमारी कहानी कहाँ छूटी हुई है? जहाँ एक दिन जॉर्ज अकेले अकेले खाना खा रहा था और लेखक उससे मिला है। चलो अच्छा, नेक्स्ट पैराग्राफ नाउ सी। वंस टॉम नियरली वेंट टू प्रिजन। एक बार तो टॉम लगभग जेल ही पहुंच गया था। जॉर्ज वॉज टेरिबली अपसेट। जॉर्ज जो है बहुत बुरी तरह फंस गया था, तकलीफ में आ गया। ही वेंट इनटू द होल डिस्क्रेडिटेबल अफेयर। ये जो पूरा अशोभनीय, असम्माननीय मामला हुआ, डिस्क्रेडिटेबल अफेयर था, इसमें उसे पढ़ना पड़ा। ही वेंट इनटू द होल डिस्क्रेडिटेबल अफेयर। इस पूरे अशोभनीय मामले में जॉर्ज को पढ़ना पड़ा अपने भाई के कारण। रियली टॉम हैड गॉन टू फार। रियली, वास्तव में टॉम इस बार बहुत दूर चला गया था। बहुत दूर चला गया मतलब पहले वो थोड़ा बहुत इधर उधर हेरा फेरी करता रहता था अपने भाई के साथ, लेकिन अब क्या हुआ? अब उसने बहुत कुछ ऐसा काम किया होगा जो इल्लीगल था, जो वास्तव में सचमुच की धोखाधड़ी हो गई थी। ही हैड बीन वाइल्ड। वो हमेशा से वाइल्ड रहा था, जंगली रहा था, थॉटलेस, बिना सोचे विचारे करने वाला था काम, एंड सेल्फिश और स्वार्थी रहा था। कौन? टॉम। बट ही हैड नेवर बिफोर डन एनीथिंग। लेकिन उसने नहीं किया था पहले कुछ भी ऐसा, एनीथिंग डिसऑनेस्ट, जिसको कहा जा सके कि ये डिसऑनेस्ट है, यानी बेईमानी का काम है। बाय विच जॉर्ज मेंट इलीगल, यानी ऐसा बेईमानी का काम जो जॉर्ज की नज़र में इलीगल हो, कानून के अनुसार ना हो, नियम विरुद्ध हो। एंड इफ ही वर प्रोसिक्यूटेड, और अगर उस पर प्रोसिक्यूट किया जाता, यानी मुकदमा चलाया जाता, ही वुड एश्योरेडली, तो निश्चित रूप से, श्योर था, बी कन्विक्टेड, तब उसे कन्विक्ट घोषित किया जाता। कन्विक्टेड होता मतलब वो गुनहगार साबित होता। बट यू कैन नॉट अलाउ योर ओनली ब्रदर टू गो टू गोल। लेकिन आप अलाउ नहीं करते हैं योर ओनली ब्रदर, अपने एकमात्र भाई को, टू गो टू गोल, कि वो गोल में चला जाए। गोल मतलब जेल। तो आप अपने एकमात्र भाई को, चाहे जितना भी नालायक वो हो, उसको जेल नहीं भेजना चाहते हैं। द मैन टॉम हैड चीटेड, जिस आदमी को टॉम ने इस बार चीट किया था, यानी उसको धोखा दिया था, कॉल्ड क्रॉन्शो, वो क्रॉन्शो कहलाता था,
वॉज विंडिक्टिव, वो बिल्कुल विंडिक्टिव था, बदला लेना चाहता था, अड़ा हुआ था, वो बदला ही लेना चाहता था। तो इस बार टॉम ने जिसको धोखा दिया था वो उस आदमी का नाम क्रॉन्शो था और वो काफ़ी रिवेंजफुल था, बदला लेने की ताक में था। ही वॉज डिटर्मिन्ड टू टेक द मैटर इन टू कोर्ट, वो बिल्कुल दृढ़ निश्चयी था कि अब मामले को वो अदालत में ले करके ही जाएगा। टेक द मैटर, इस मामले को, मैटर को वो कोर्ट में टेकअप करेगा। ही सेड, उसने कहा था क्रॉन्शो ने, टॉम वॉज अ स्काउंड्रल, कि टॉम एक स्काउंड्रल है, एक नीच है और दुष्ट है, एंड शुड बी पनिश्ड, और इसको सज़ा मिलनी ही चाहिए। तो क्रॉन्शो जो है बहुत गुस्साया हुआ था और वो टॉम को सज़ा दिलाना चाहता था और बिल्कुल इस बात पे अड़ा हुआ था, दृढ़ निश्चयी था। इट कॉस्ट जॉर्ज एन इनफाइनाइट डील ऑफ ट्रबल, इस बात से जॉर्ज को बहुत ही ज़्यादा इसमें कॉस्ट यानी जो इसकी पेमेंट हुई उससे जॉर्ज को बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी अधिक मात्रा में उसको मुसीबत हुई। एन इनफाइनाइट डील ऑफ ट्रबल एंड 500 पाउंड्स, और 500 पाउंड की परेशानी मोल ली जॉर्ज ने, टू सेटल द अफेयर, इस अफेयर को, इस मामले को सेट करने में, ख़त्म करने में, सेटल करने में जॉर्ज को बहुत ज़्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ा और ऊपर से उसको 500 पाउंड भी भरने पड़े। आई हैव नेवर सीन हिम, अब लेखक कह रहा है कि इसके बाद क्या हुआ, जो कि यहाँ मज़ेदार भी है। आई हैव नेवर सीन हिम इन सच अ रेज, मैंने कभी नहीं देखा था इन सच अ रेज, इतने रेज में, इतने गुस्से में, किसको, जॉर्ज को। एज वेन ही हर्ड, क्योंकि जॉर्ज ने जब सुना that Tom and Cronshaw had gone off together to Monte Carlo, जब जॉर्ज ने ये सुना कि टॉम एंड क्रॉन्शो had gone off together, दोनों एक साथ चले गए हैं, to Monte Carlo, मोंटे कार्लो की तरफ। मोंटे कार्लो एक बहुत ही छुट्टियां मनाने की बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, बड़ी महंगी जगह है, और इसी के साथ ये है कि यहाँ बहुत जुआ घर है, तो शराब और ये सब चीज़ें यहाँ खूब है। द मोमेंट दे कैश द चेक, जिस क्षण, जिस मोमेंट उन्होंने उस चेक को, 500 पाउंड के उस चेक को कैश कराया, तो मैंने आज तक कभी नहीं देखा जॉर्ज को इतना गुस्से में, जितना गुस्से में उस दिन था, जिस दिन टॉम और क्रॉन्शो दोनों को जिस क्षण चेक का पैसा मिला, कैश हुआ, चेक तो मिला उस दिन, फिर उसके बाद जब वो पैसा बैंक से कैश हुआ, जिस क्षण मिला उसी क्षण वो दोनों मोंटे कार्लो में छुट्टी मनाने भाग गए। और इस बात को सुन करके कौन गुस्सा हो गया, जॉर्ज। दे स्पेंट अ हैप्पी मंथ देयर, उन्होंने वहाँ, जॉर्ज तो यहाँ गुस्से में है लेकिन उन्होंने वहाँ पे एक महीना खूब मज़े में गुजारा, खूब खुशी खुशी गुजारा। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। फॉर 20 ईयर्स, अब ये टॉम की बहुत कहानी हो गई, टॉम के बारे में सब लिखा है। फॉर 20 ईयर्स, 20 साल तक टॉम रेस्ड एंड गैम्बल्ड, टॉम जो है रेस खेलता रहा, यानी घुड़दौड़ और ये वो, एंड गैम्बल्ड और जुआ खेलता रहा। फिलैंडर्ड विद द प्रेटिएस्ट गर्ल्स, सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ घूमता रहा। डांस करता रहा। एट इन द मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट, और महंगे महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाता रहा। एंड ड्रेस्ड ब्यूटिफुली, और खूब सुंदर सुंदर कपड़े पहनता रहा। ही ऑलवेज लुक्ड एज इफ ही हैड जस्ट स्टेप्ड आउट ऑफ अ बैंड बॉक्स, वो ऐसा दिखाई पड़ता था, सदा ऐसा दिखता था, एज इफ, जैसे कि, ही हैड जस्ट, जैसे अभी अभी, जस्ट स्टेप्ड आउट ऑफ अ बैंड बॉक्स, कि वो अभी अभी बैंड बॉक्स से बाहर आया है, स्टेप्ड आउट हुआ है। अब बैंड बॉक्स क्या है, वो डिब्बे वगैरह जिनमें नया सामान भर के आता है, कोई भी आप नया सामान खरीदेंगे तो वो किसी डिब्बे में ही भर के आता है, तो उसी तरीके बिल्कुल ये नया और एकदम फ्रेश दिखता था, जैसे अब भी बिल्कुल सज धज के आया है। दो ही वॉज 46, यद्यपि
ही वॉज 46, वो 46 साल का था, 46 ईयर्स का था। यू वुड नेवर हैव टेकन हिम, लेकिन आप उसे ले नहीं सकते थे फॉर मोर देन 35, 35 साल से ज़्यादा का। तो वो हालांकि 46 ईयर्स का था, लेकिन आप मान ही नहीं सकते थे कि वो 35 साल से ज़्यादा का है। ही वॉज अ मोस्ट अम्यूजिंग कंपेनियन, वो बहुत ही मज़ेदार कंपेनियन साथी होता था। एंड दो यू न्यू, और हालांकि आप जानते हैं कि ही वॉज परफेक्टली वर्थलेस, वो बिल्कुल ही वर्थलेस फेलो है, बिल्कुल बेकार आदमी है, यूजलेस आदमी है। यू कुड नॉट बट इंजॉय हिज सोसाइटी, आप कुछ नहीं, बस केवल आप उसकी संगत, जो वो साथ में आपके है, उसी को, आप उसकी सोसाइटी को सिर्फ इंजॉय करते हैं, उसकी बातों को इंजॉय करते हैं, उसके साथ घूमने फिरने को ही इंजॉय करते हैं इसी में, क्योंकि वो इन सब का एक्सपर्ट है। तो हालांकि आप जानते हैं कि वो बिल्कुल ही वर्थलेस फेलो है, फिर भी आप उसके साथ को मज़ा लेने के लिए आप उसको छोड़ नहीं देते थे। ही हैड हाई स्पिरिट्स, वो हमेशा ऊंची ऊंची बातें करता था, हाई स्पिरिट्स में रहता था। एंड अनफेलिंग गेटी, और हमेशा उसके आसपास कभी ना फेल होने वाली खुशहाली रहती थी। एन इनक्रेडिबल चार्म, और हमेशा उसके आसपास अनबिलीवेबल चार्म था, यानी बड़ा बहुत ज़्यादा आकर्षण था। आई नेवर ग्रज द कॉन्ट्रीब्यूशंस ही रेगुलरली लेवीड ऑन मी फॉर द नेसेसिटीज़ ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, मैंने कभी ग्रज नहीं किया, कभी जो है मन में भुनभुनाया नहीं। द कॉन्ट्रीब्यूशंस, उन कॉन्ट्रीब्यूशंस पे, उन योगदान पे, ही रेगुलरली लेवीड ऑन मी, जो वो मेरे ऊपर बार बार थोप देता था, टैक्स की तरह लेवी कर देता था। फॉर द नेसेसिटीज़ ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, अपने एग्जिस्टेंस यानी अपने अस्तित्व के, अपने जीवित रहने की आवश्यकताओं के लिए, नेसेसिटीज़ के लिए। तो टॉम जब उस अपने आवश्यकताओं के लिए, यानी उसकी आवश्यकताएं विलासिता वाली ही थी, तो उसकी आवश्यकताओं के लिए, जो कि उसके जीवित रहने के लिए बहुत ज़रूरी थी, ऐसी आवश्यकताओं के लिए वो मेरे ऊपर बीच बीच में लेवी कर देता था, मेरे ऊपर लगा देता था कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन, यानी कुछ ना कुछ पैसा मांगना, तो कुछ ना कुछ योगदान मेरी तरफ से मांगना। तो कुछ ना कुछ योगदान जो मेरी तरफ से मांगता था अपने जीवित रहने के लिए, उस पर मैं कभी, आज तक मैंने कभी कुछ ग्रज ही नहीं किया, मैंने उस पर कभी कोई परेशान ही नहीं हुआ। यानी थोड़ा बहुत पैसा वो मांग रहा है तो मैं दे ही देता था, और जानता भी था कि कभी वापस नहीं मिलेगा। आई नेवर लेंट हिम 50 पाउंड्स, मैंने उसको 50 पाउंड्स दे दिए। आई नेवर, कभी नहीं, विदाउट फीलिंग, बिना ये सोचे हुए, दैट आई वॉज इन हिज डेप्ट, कि विदाउट फीलिंग दैट आई वॉज इन हिज डेप्ट, मैंने उसको 50 पाउंड हमेशा दे दिए बिना ये सोचे हुए कि वो मेरा ऋणी भी है। मतलब इतना पैसा तो उसको दे देते थे कि हाँ मिलना ही नहीं है वापस, तो ये सोचे हुए कि वो डेप्ट में है, उधार में है मेरे, ये तो कभी हम लोगों ने सोचा ही नहीं। उसने 50 पाउंड तक मांगा, हम लोगों ने दे दिया। टॉम राम से न्यू एवरीवन, टॉम राम से सबको जानता था। एंड एवरीवन न्यू टॉम राम से, और सब लोग टॉम राम से को भी जानते थे। यू कुड नॉट अप्रूव ऑफ हिम, तुम उसके साथ सहमत नहीं हो सकते थे, यानी उसकी बातों को ना मान सकते थे। बट यू कुड नॉट हेल्प लाइकिंग हिम, लेकिन आप, जैसे ये कुड नॉट हेल्प, इसी तरह शुरू में एक सेंटेंस हेल्प वाला भी आया था, तो लेकिन आप जो है हेल्प नहीं कर सकते उसको पसंद करने से। तो आप जो है उसको पसंद करने से अपने आप को रोक नहीं सकते हैं। आप उसकी बातों को मत मानिए, सच मत मानिए, लेकिन आप उसको अपने पसंद करने से आप अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। अब आगे कहानी है जॉर्ज की। पुअर जॉर्ज, बेचारा जॉर्ज, ओनली अ ईयर ओल्डर दैन हिज स्केप ग्रेस ब्रदर, जो अपने इस निकम्मे भाई से, स्केप ग्रेस ब्रदर से सिर्फ अ ईयर ओल्डर था, सिर्फ 1 साल बूढ़ा था, एजड था। लुक्ड 60, वो 60 साल का दिखाई पड़ता था।
उसका भाई 46 साल का था और 35 साल से ज़्यादा का नहीं दिखता था, लेकिन बड़ा भाई जो 47 साल का है वो 60 साल का दिखाई पड़ता था। ही हैड नेवर टेकन मोर देन अ फोर्टनाइट्स हॉलीडे। उसने कभी भी साल इन द ईयर फॉर अ क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी, एक सेंचुरी के एक क्वार्टर में, यानी 100 साल के समय में जो 25 साल का क्वार्टर होता है, 25 साल में इन द ईयर किसी भी साल में 15 दिन से ज़्यादा का हॉलीडे। तो उसने कभी भी एक साल में सेंचुरी के क्वार्टर के में यानी 25 साल में कभी भी उसने 15 दिन से ज़्यादा का हॉलीडे कभी नहीं लिया था। ही वॉज इन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में रहता था। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह एट 9:30, बिल्कुल 9:30 एंड नेवर लेफ्ट इट टिल 6, और कभी भी छोड़ के अपना ऑफिस नहीं जाता था 6 बजे तक। शाम के 6 बजे तक वो हमेशा ऑफिस में काम करता था। ही वॉज अ डिलीजेंट मैन, ही वर्क वेरी मच। ही वॉज ऑनेस्ट, वो बहुत ही ईमानदार था। इंडस्ट्रियस था, बहुत ही मेहनती था। एंड वर्दी था, और लायक था, योग्य था। ही हैड अ गुड वाइफ, उसकी बहुत अच्छी वाइफ थी। टू हुम ही हैड नेवर बीन अनफेथफुल इवन इन थॉट, जिसके प्रति, टू हुम, जिसके लिए, ही हैड नेवर बीन, वो कभी नहीं रहा, अनफेथफुल, बेवफा, इवन इन थॉट, विचारों में भी। तो जिसके प्रति वो विश्वासघाती बिल्कुल नहीं रहा, कभी भी विचारों तक में वो विश्वासघाती नहीं रहा। एंड 4 डॉटर्स, और चारों लड़कियों के लिए, टू हुम ही वॉज द बेस्ट ऑफ फादर्स, वो सबसे अच्छा पिता था। ही मेड अ पॉइंट ऑफ सेविंग अ थर्ड ऑफ हिज इनकम। अब देखो, टॉम की बुराइयों के सापेक्ष यहाँ अब देखिए जॉर्ज की सारी अच्छाइयाँ। तो यहाँ पे एग्ज़ाम में हमेशा कैरेक्टर लिखने को आ सकता है जॉर्ज का और टॉम का। तो अब देखिए इसमें फिर से, ही मेड अ पॉइंट ऑफ सेविंग अ थर्ड ऑफ हिज इनकम, उसने अपनी इनकम का एक पॉइंट बनाया हुआ था अपने जीवन का उसने, कि अपनी इनकम का वो 1/3 सेव करेगा, 1/3 हिस्सा बचाएगा। एंड हिज प्लान, और उसका प्लान ये था, वॉज टू रिटायर एट 55, कि वो 55 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। टू अ लिटिल हाउस इन द कंट्री, अपने गांव में एक घर में रिटायर होकर के वहाँ रहेगा। वेयर ही प्रपोज टू कल्टिवेट हिज गार्डन एंड प्ले गोल्फ, और वहाँ उसने प्रपोज कर रखा था, पहले से ही मान रखा था, प्लानिंग कर रखी थी कि वो अपना गार्डन को कल्टीवेट करता रहेगा, एक सुंदर बगीचा बनाएगा और वहीं पे वो गोल्फ खेलेगा। गोल्फ खेलने के लिए बड़ा मैदान चाहिए, तो शहरों में पॉसिबल नहीं होता होगा, इसलिए वो रिटायर होने के बाद गोल्फ खेलेगा गांव में। हिज लाइफ वॉज ब्लेमलेस, उसके जीवन पे कोई ब्लेम नहीं था, कोई धब्बा नहीं था, ब्लेमलेस था। ही वॉज ग्लैड, वो खुश होता था, जॉर्ज खुश होता था, दैट ही वॉज ग्रोइंग ओल्ड, कि वो बूढ़ा हो रहा है। बिकॉज टॉम वॉज ग्रोइंग ओल्ड, क्योंकि टॉम भी बूढ़ा हो रहा है। 2. ही रब्ड हिज हैंड्स एंड सेड, वो हाथ मलता था और कहता था, क्या कहता था? इट वॉज ऑल वेरी वेल व्हेन टॉम वॉज यंग एंड गुड लुकिंग, ये सब बहुत अच्छा था, वेरी वेल था। व्हेन टॉम, जब टॉम वॉज यंग एंड गुड लुकिंग, जब टॉम यंग था और गुड लुकिंग था, सुंदर था देखने में। बट ही इज़ ओनली अ ईयर यंगर देन आई एम, लेकिन वो सिर्फ 1 ईयर यंगर है मुझसे, एक साल छोटा है। इन 4 years ही विल बी 50, 4 साल बाद वो 50 साल का हो जाएगा। ही वोंट फाइंड लाइफ सो ईजी देन, उसको तब अपना जीवन इतना ईजी नहीं फाइंड कर, मतलब इतना आसान नहीं मिलेगा। देन, तब। आई शैल हैव 30,000 pounds बाय द टाइम आई एम 50, मैं जब तक 50 साल का होऊंगा, आई शैल हैव, मेरे पास होंगे 30,000 pounds,
30,000 पाउंड मेरे पास होंगे। फॉर 25 ईयर्स, 25 साल तक, आई हैव सेड, मैंने कहा था, दैट टॉम वुड एंड इन द गटर, कि टॉम का अंत गटर में होगा, यानी गंदे नाले में होगा। एंड वी विल सी हाउ ही लाइक्स दैट, और हम सब देखेंगे कि तब वो कैसे इसको, तब उतना कैसे इसको मज़ा आता है। वी शैल सी इफ़ इट रियली पेज बेस्ट टू वर्क और बी आइडल, तब हम देखेंगे कि वास्तव में काम करना अच्छी बात थी या आइडल रहना अच्छी बात थी, या निकम्मे रहना अच्छी बात थी। पुअर जॉर्ज, आई सिंपथाइज्ड विद हिम। अब राइटर कह रहा है बेचारा जॉर्ज, मेरी सहानुभूति उसके साथ है, जॉर्ज के साथ है। आई वंडर्ड नाउ, मैं वंडर कर रहा हूँ। अब यहाँ से कहानी आपकी वहाँ से है जहाँ हमने छोड़ी थी, वहाँ पे आइए कि टॉम ने कुछ कर दिया है और जॉर्ज जो है वो शून्य में ताक रहा है। और राइटर वहाँ जब पहुँचा तो अब जो राइटर ने बात करने के बाद कह रहा है बेचारा जॉर्ज, आई सिंपथाइज्ड विद हिम, मेरी पूरी सहानुभूति जॉर्ज के साथ है। आई वंडर्ड नाउ, मैं वंडर करने लगा, मेरा मतलब ध्यान इधर उधर भटकने लगा आश्चर्य में। नाउ एज आई सैट डाउन, जबकि मैं बैठ रहा हूँ, बिसाइड हिम, उसके बगल में। वॉट इनफेमस थिंग, कौन सा बदनामी वाला चीज़ टॉम हैड डन, टॉम ने कर दिया है। तो कौन सी बदनामी वाला काम अब टॉम ने कर दिया है, मैं सोच रहा हूँ। जॉर्ज वॉज एविडेंटली वेरी मच अपसेट, जॉर्ज बिल्कुल एविडेंट था, क्लियर सामने दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा हैरान है। डू यू नो व्हाट्स हैपेंड नाउ, अब जॉर्ज ने यहाँ ही आस्क्ड मी, ही जॉर्ज ने मुझसे पूछा कहा, क्या कहा, डू यू नो, तुम जानते हो, व्हाट्स हैपेंड नाउ, अब क्या हुआ है। आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, मैं बिल्कुल भयंकर से भयंकर वर्स्ट बात सुनने के लिए प्रिपेयर्ड हो गया, तैयार हो गया। तो राइटर कह रहा है मैं बिल्कुल वर्स्ट बात सुनने के लिए तैयार हो गया। आई वंडर्ड, मैं वंडर भी करने लगा, इफ़ टॉम हैड गॉन इनटू द हैंड्स ऑफ द पुलिस एट लास्ट, कि टॉम कहीं हाथों में पुलिस के, एट लास्ट अंत में, कहीं पुलिस के हाथों में ही तो अंत में नहीं चला गया। जॉर्ज कुड हार्डली ब्रिंग हिमसेल्फ टू स्पीक, जॉर्ज इतना एक्साइटेड था कि वो हार्डली अपने आप को बोलने में उसे बड़ी कठिनाई हो रही थी। You are not going to deny that all my life I have been hardworking, decent, respectable and straightforward. तुम इस बात से इनकार तो नहीं करते हो, तुम इस बात से इनकार तो नहीं करोगे, ये कौन कह रहा है, जॉर्ज। डिनाई करना, इनकार करना, तुम इस बात से इनकार नहीं करोगे, दैट ऑल माई लाइफ, कि पूरा जीवन, आई हैव बीन हार्ड वर्किंग, मैं हमेशा बहुत ही हार्ड वर्किंग रहा, मेहनत से काम किया, डिसेंट, सम्माननीय रहा, अच्छा बना रहा, रिस्पेक्टेबल, सम्माननीय रहा, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, और सीधी सादी बात करने वाला बना रहा। आफ्टर ए लाइफ ऑफ इंडस्ट्री एंड स्पेंडथ्रिफ्ट, और एक पूरा जीवन मेहनत का और मितव्ययिता, थ्रिफ्ट यानी खर्च करना लेकिन कम, और ढंग से खर्च करके और मेहनत करके पूरा जीवन बिता के, आई कैन लुक फॉरवर्ड, अब मैं आगे यही देख सकता हूँ, टू रिटायर ऑन, कि मैं रिटायर हो जाऊँगा, टू अ स्मॉल इनकम, बहुत थोड़ी सी इनकम पर रिटायर होऊंगा, इन गिल्ट टच सिक्योरिटीज़, और बहुत ही बिल्कुल मार्जिन पे, बाउंड्री पे बिल्कुल मेरी सिक्योरिटीज़ होंगी, यानी बस इतना ही पैसा रहेगा कि हम ढंग से जीवन जी लें। गिल्ट टच सिक्योरिटी यानी बहुत सुरक्षित रूप से, थोड़ा सा बाउंड्री पे ही रहेगा, इतना तो बहुत सुरक्षित रूप से, बस थोड़े से पैसों में ही मैं रिटायर होऊंगा। आई हैव ऑलवेज डन माई ड्यूटी इन दैट स्टेट ऑफ लाइफ, मैंने डन माई ड्यूटी, मैंने हमेशा अपने पूरी ड्यूटी करी है, पूरे कार्य किए हैं, इन दैट स्टेट ऑफ लाइफ, जीवन के हर स्थिति में, इन विच, जिसमें भी, इट हैज़ प्लीज प्रोविडेंस टू प्लेस मी, जिसमें भी भगवान को प्लीज़ लगा कि वो मुझे जिस
प्लेस में रख करके, जिस जगह पर भी रख करके मुझसे ड्यूटी कराना चाहता था भगवान, मैंने हर उस स्थिति में काम किया भगवान की इच्छा के अनुसार। ट्रू, राइटर कह रहा है, बिल्कुल सच बात है। एंड यू कांट डिनाई, और तुम इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते। फिर से जॉर्ज कह रहा है, और तुम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते हो, इनकार नहीं कर सकते हो, दैट टॉम हैज़ बीन एन आइडल, कि टॉम जो है हमेशा एक आइडल, आइडल यानी वर्थलेस, यूजलेस, निकम्मा, वर्थलेस, बिल्कुल किसी काम का नहीं, नालायक, है ना। डिसोल्यूट, डिसोल्यूट यानी नीच, इमोरल, चरित्रहीन, एंड डिसऑनरेबल, और बिल्कुल ही असम्माननीय, रोग रहा है, नीच आदमी रहा है, बदमाश आदमी रहा है। इफ़ देयर वेर एनी जस्टिस, अगर कभी जस्टिस हो, न्याय हो, ही वुड बी इन द वर्क हाउस, तो वो तो वर्क हाउस में जाएगा। वर्क हाउस मतलब जहाँ अनाथालय, जहाँ पुअर लोग जा कर के रहते हैं, वहाँ जाएगा ये आखिर में। ट्रू, राइटर ने कहा, बिल्कुल सच है। जॉर्ज ग्रू रेड इन द फेस, जॉर्ज का चेहरा लाल हो गया। क्यों लाल हो गया? गुस्से में। अ फ्यू वीक्स एगो, अब जॉर्ज ने बोला कि कुछ हफ्ते पहले, ही बिकेम एंगेज टू अ वुमेन, टॉम जो है वो एक वुमेन से एंगेज्ड हुआ, एक वुमेन से सगाई हुई उसकी, ओल्ड इनफ टू बी हिज मदर, जो कि इतनी बूढ़ी थी कि उसकी माँ के लायक थी। एंड नाउ शी इज़ डाइड, और अब वो मर गई है। एंड लेफ्ट हिम एवरीथिंग, और सब कुछ छोड़ गई है। शी हैड, जो कुछ भी उसके पास था। किसको छोड़ गई है? टॉम के पास। £500,000, आधे मिलियन पाउंड पैसा, आधे मिलियन पाउंड बहुत ज़्यादा है 30,000 पाउंड से तो। अ याट, एक नाव भी छोड़ गई है, क्योंकि अमीर लोगों के पास नाव होती है, मिडिल क्लास के पास भी नहीं होती, लोअर क्लास के पास भी नहीं, वो अमीर थी। तो एक याट छोड़ गई है, एक नाव छोड़ गई है, पर्सनल नाव। अ हाउस इन लंदन, लंदन में एक घर है। एंड अ हाउस इन कंट्री, और गांव में भी एक घर है। इतना चीज़ वो किसको छोड़ करके मर गई? टॉम के लिए छोड़ करके मर गई। जॉर्ज रामसे बीट हिज क्लेंच्ड फिस्ट ऑन द टेबल, जॉर्ज रामसे ने अपनी क्लेंच्ड फिस्ट, बंधी हुई मिट्टी के टेबल पर बीट किया, उसको धड़ धड़ मारा। इट्स नॉट फेयर, आई टेल यू, इट्स नॉट फेयर, डैम इट, इट्स नॉट फेयर। ये अच्छा नहीं हुआ, मैं बता देता हूँ, ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ, डैम इट, ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। ये कौन कह रहा है? जॉर्ज कह रहा है। आई कुड नॉट हेल्प इट। अब राइटर जो है उसको ये बात सुन करके बड़ा जो है बड़ी अम्यूजिंग बात लगी, और वो बिल्कुल एकदम से कुछ कर ही नहीं सका। I burst into a shout of laughter as I looked at George's wrathful face. मैं बिल्कुल जोर से हंस पड़ा जब मैंने जॉर्ज का wrathful face, उसका गुस्से वाला चेहरा देखा। आई रोल्ड इन माई चेयर, मैं अपनी चेयर में ही एकदम रोल हो गया। एंड आई वेरी नियरली फेल ऑन द फ्लोर, और मैं बिल्कुल लुढ़क पड़ा था फ्लोर पे ही, लगभग ज़मीन पर। जॉर्ज नेवर फॉरगेव मी, जॉर्ज ने मुझे कभी माफ़ नहीं किया। बट टॉम ऑफन आस्क्ड मी टू एक्सीलेंट डिनर्स इन हिज चार्मिंग हाउस इन मे फेयर, लेकिन टॉम आज भी मुझे एक्सीलेंट डिनर्स पे, रात के बढ़िया बढ़िया डिनर पे मुझे बुलाता है। इन हिज चार्मिंग हाउस, अपने उसी बढ़िया से घर में, चार्मिंग हाउस में, इन मे फेयर, बड़े पॉश एरिया में, बड़े महंगे एरिया में, जो मे फेयर का एरिया है, उस एरिया में, मे फेयर में, अपने सुंदर से घर में वो मुझे एक्सेलेंट डिनर्स पे बुलाता है। एंड ही ओकेजनली बोरोज अ ट्राइफल फ्रॉम मी, और वो कभी कभार मुझसे थोड़ा सा ट्राइफल यानी बहुत थोड़ा बोरो कर लेता है, उधार पैसा मांग लेता है। दैट इज़ मेरली फोर्स ऑफ हैबिट, वो तो सिर्फ अपनी आदत से मजबूर हो करके, फोर्स ऑफ हैबिट, उसकी आदत इतनी पड़ चुकी है कि वो मांग ही लेता है। अब उसके पास है तभी मांग लेता है, तो सिर्फ अपनी आदत से मजबूरी वश, वशीभूत,
वो मुझसे ट्राइफल मांग लेता है एंड इट इज़ नेवर मोर देन अ सॉवरेन, और ये कभी भी एक सॉवरेन से ज़्यादा नहीं होता। सॉवरेन सबसे छोटा सिक्का, तो सबसे छोटा सिक्का जो सॉवरेन होता है उसको वो पैसा उधार मांग लेता है। यानी अभी भी टॉम की आदत है। टॉम लेकिन अच्छा आदमी आखिर में दिखाया गया। तो यहाँ लेसन में जो है, टॉम एक ग्रास हॉपर है जिसने पूरी ज़िंदगी एंजॉय किया और बाद में भी एंजॉय कर रहा है, और राइटर और जॉर्ज जो है सब कुछ करने के बाद भी टॉम की स्थिति में नहीं आ पाया, कभी अपने जीवन को एंजॉय नहीं कर सका। तो यहाँ पे जॉर्ज जो है वो चींटी की तरह हो करके भी, अब यहाँ राइटर ने एंड में जो बचपने में उसने जो बात गलत मानी थी कि इंडस्ट्री इज़ रिवॉर्डेड एंड गिडनेस इज़ पनिश्ड, उसी बात को उसने बड़े होकर के भी जॉर्ज और टॉम रामसे की कहानी के द्वारा फिर से साबित कर दिया। और ये साबित हुआ है क्योंकि मनुष्य का व्यवहार प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, और इसीलिए कहा इम्परफेक्ट वर्ल्ड। तो इस इम्परफेक्ट वर्ल्ड में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ पे इंडस्ट्री इज़ रिवॉर्डेड एंड गिडनेस इज़ पनिश्ड, ये आइडियल कंडीशन होती है, आदर्श स्थिति होती है। ऐसा वास्तव में हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। इस बात को लेखक ने बचपन में भी कहा था और बड़े होकर के भी उसने इस बात को साबित किया है जॉर्ज और टॉम रामसे की कहानी द्वारा। थैंक यू।